नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन और लेंस। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो उस जैसे ही अपलोड हो आपके पास तुरंत उसकी सूचना पहुंच जाए। ठीक है, तो हम लोगों को आज पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले समझनी है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन समझने के पहले, तभी ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट, जिसमें इसको आप बोलते हो एक्स अक्ष और इस साइड में आप बोलते हो एक्स डैश, और इधर आपका होता है वाई अक्ष और इधर होता है आपका वाई डैश। आप सभी जानते हो, जो भी मैथ पढ़े हैं कक्षा 6 से लेकर आज तक सारे बच्चे जानते हैं, एक्स अक्ष की इस दिशा में जो भी डिस्टेंस होती है वो प्लस में होती है, और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है वो माइनस में होती है, और इसमें वाई अक्ष जो ऊपर की ओर होता है वो प्लस में होता है, और नीचे की ओर जो भी अंक लिखे जाते हैं वो सब माइनस में लिखे जाते हैं। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से हमारे फिजिक्स में भी होता है। जो ध्रुव होता है, ध्रुव जिसको कहते हैं, यानी जिस बिंदु से हम डिस्टेंस को मापने वाले हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो जो मूल बिंदु है वो अपने जैसे दर्पण में ध्रुव हो गया, लेंस में प्रकाशिक केंद्र हो गया, गोलीय पृष्ठ में ध्रुव हो गया। ठीक है, तो उसी से सारी डिस्टेंस मापी जाती है। तो चिन्ह परिपाटी का जो पहला रूल है वो ये कहता है कि आपको सदैव प्रकाश को बाईं ओर से आपतित कराना है। ठीक है, प्रकाश सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। आपतित की जाती है मतलब जिस भी लेंस पर, जिस भी दर्पण पर आपको प्रकाश की किरण डालना है तो आप सदैव कौन सी ओर से डालोगे? बाईं ओर से डालेंगे। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है कि जैसे ये मेरा दाहिना हाथ है और ये मूल बिंदु है, तो इधर जब हम आएंगे दाईं ओर, कौन सी ओर? दाईं ओर, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहा है, अपना निर्देशांक अक्ष बता रहे हैं कि इधर जब आएंगे तो किस में आएंगे? प्लस में आएंगे। तो दूसरा रूल जो अपना होता है वो दर्पण के दाईं ओर या लेंस के दाईं ओर, लेंस के ध्रुव के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर, या दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर, या गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से दाईं ओर, जितनी भी डिस्टेंस आपको मापनी है वो सारी डिस्टेंस आप कैसे मापेंगे? पॉजिटिव चिन्ह के साथ मापेंगे। ठीक, और जस्ट इसके विपरीत बाईं ओर, ये कौन सा दिशा है आपका? बाईं ओर। तो बाईं ओर जितने डिस्टेंस मापोगे उस सबको आप कौन से चिन्ह के साथ मापोगे? निगेटिव चिन्ह के साथ। और जो डिस्टेंस आप मापने वाले हो ऊपर की ओर, ऊपर का मतलब वाई अक्ष की धन दिशा की ओर, तो वो सारी डिस्टेंस आप कैसे मापोगे? पॉजिटिव चिन्ह के साथ मापोगे। इसी के विपरीत जब आप इस बिंदु से नीचे की ओर आओगे तो जो भी डिस्टेंस मापोगे उसको कौन से चिन्ह के साथ मापोगे? नेगेटिव चिन्ह के साथ। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई डिस्टेंस आपको यहां मापनी इस डायरेक्शन में, और सपोज दैट मान लीजिए 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसकी जो डिस्टेंस लिखी जाएगी वो प्लस की 2 सेंटीमीटर लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की ओर है ना, तो ऊपर की ओर की डिस्टेंस किस में मापी जाती है? प्लस में। और यहीं पर कोई डिस्टेंस इधर हो और ये भी अगर 1.5 सेंटीमीटर की है, ये नीचे की ओर है ना, तो इसलिए माइनस में लिखी जाएगी। और यहाँ पे अगर कोई डिस्टेंस है, इतना है मान लो 2 सेंटीमीटर, तो इस डायरेक्शन में दाईं ओर है तो ये किससे लिखा जाएगा? प्लस में 2 सेंटीमीटर। और यहीं पर कोई डिस्टेंस इधर मापी जा रही है जो कि 3 सेंटीमीटर है, तो बाईं ओर है इसलिए माइनस में 3 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। तो ये सिस्टम है हमारा निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का। अब हम आगे चलते हैं और अपने सिलेबस की ओर आते हैं। तो सिलेबस में हमको पढ़ना है आज गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन पढ़ना है।
पढ़ना हमको, गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन। ठीक है, तो जिसके लिए हम एक गोलीय अवतल पृष्ठ बना लेते हैं। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि गोलीय अवतल पृष्ठ है क्या। जैसे आपके पास कोई कांच का बेलन हो या पारदर्शी बेलन हो, जैसे मार्कर है अपना, तो ये पूरा ठोस है, बेलन थोड़ा सा और मोटा हो, और उस बेलन पर इस सिरे पर हम कटोरी नुमा मतलब अंदर से गहरा करके काट कर निकाल दें इसको, तो जो पृष्ठ बचेगा, जैसे फूटी हुई गेंद दिखती है आपको, उसी प्रकार से दिखेगा वो भी। तो वही जो पृष्ठ है वही आपका क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ है। और इसके पिछला जो हिस्सा है वो अभी भी कांच का है, ठोस है, अर्थात इधर अपना पूरा कांच बना है, भरा पड़ा है, ये ठोस पे है, अभी केवल खाली हुआ है तो ये सामने वाला भाग खाली हुआ है। और इसके सेंटर से एक अक्ष को गुजार देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, और इस सेंटर पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव। और मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर रख दीजिए आप एक वस्तु, तो वस्तु को ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसलिए इसको हम ओ से लिखेंगे इस पॉइंट को। और यहां से कोई प्रकाश की किरण निकली अगर, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, और इस पृष्ठ पर, अब देखो अभी बाहर क्या है, विरल माध्यम में वायु है, विरल है, और जब प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर कांच है, कांच सघन होगा, तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो उसके लिए पहले हमको अभिलंब पता होना चाहिए कहां होगा। जैसे सपोज दैट इसका केंद्र यहाँ पे, इसका केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहां से हम अगर इस बिंदु को मिला दें तो यही हो जाएगा अपना अभिलंब हो जाएगा। और अब प्रकाश का किरण क्या होगा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगा। थोड़ा सा एक काम करते हैं, वस्तु को थोड़ा सा और पीछे रखते हैं, चित्र गड़बड़ा जाएगा अपना। वस्तु को यहाँ रख लेते हैं, ये प्रकाश का किरण आया। तो अब क्या होगा कि ये प्रकाश जब अपवर्तित होगा, इस विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगा, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसको जाना है सीधा चाहिए, पर सीधा ना जाके अभिलंब ऊपर है, तो ऊपर की ओर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, थोड़ा सा इधर की ओर चला जाएगा। और जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा इस मुख्य अक्ष से। तो यहाँ पे रखा था वस्तु, इसलिए इसको हम किससे लिखेंगे, ओ से। और ये हमने माना इस वक्र पृष्ठ का सेंटर, इसलिए इसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे और सी से लिखेंगे। और यहाँ पे बन रहा है इसका आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि प्रकाश उधर जा रहा है जो कि इस मुख्य अक्ष से दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्रकाश मान लेते हैं इस मुख्य अक्ष पे जा रहा है तो ऐसे सीधा ही निकल जाएगा बिना विचलित हुए, क्योंकि केंद्र से सदैव वक्र पृष्ठ पर अभिलंबोत रेखाएं गुजरती है। जैसे आप मैथ में पढ़ते हो कि कोई सर्कल है, उसके केंद्र को परित पर स्थित किसी बिंदु से मिला देते हो, तो वो बिंदु जो त्रिज्या खींचे हो उस बिंदु पर मिलाने के लिए वो त्रिज्या सदैव परित पर अभिलंबवत होती है। तो केंद्र से जाने वाली जो भी रेखा है वो पृष्ठ पर सदैव कैसी होती है, वक्र पृष्ठ पर सदैव अभिलंबवत होती है। तो ये प्रकाश जब केंद्र से ही होकर गुजरेगा तो ये अभिलंबवत आएगा, अभिलंबवत है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री पे पड़ती होकर वैसे जिस मार्ग पे आया उसी मार्ग पे सीधा निकल जाएगा। तो ये इस साइड तो मिलेंगे नहीं, इसलिए इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, तो यहीं पर इसका बन जाएगा आभासी प्रतिबिंब आई बन जाएगा। ठीक, और इस यानी बाह्य माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको मान लेते हैं n1 है, और इस कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n2 है। और यहाँ पे जो एंगल बना है वो मान लेते हैं हम लोग कितना है, अल्फा है, और ये एंगल मान लेते हैं बीटा है, और ये एंगल मान लेते हैं गामा है। और यहाँ पे हम खींच देते हैं इसका द्वारक, जिसको हम लिखेंगे n से, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं n। ठीक, तो थोड़ा हम लगाते हैं अगर अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन का नियम ये कहता है कि आपतित किरण है, ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये बनने वाला कोण हो जाएगा आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, जिसको मैं बाहर डिनोट कर देता हूँ, ये हो गया आपका कोण आई। और ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, इसके बीच बनने वाला कोण हो जाएगा अपवर्तन कोण आर।
और इसको जब हम यहाँ देखें तो शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगाएं तो ये रेखा ऐसे आई और ये वाली ऐसे गई, तो इसके बीच ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा अपना अपवर्तन कोण R। ठीक, तो ये जो टोटल एंगल है वो I हो गया, ये छोटा वाला एंगल क्या हो गया, R हो गया। तो अब हमको गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र का निगमन करना है, तो इसमें लगाना है हमको स्नेल का नियम sin I अपान sin R इज इक्वल टू n। तो इसके लिए हमको आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है हम सबसे पहले आपतन कोण और अपवर्तन कोण I और R का मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि I जो है कौन से त्रिभुज में बन रहा है और R कौन से त्रिभुज में बन रहा है। इन एंगलों को ध्यान से देखिए आप। तो जो आपका R एंगल बन रहा है वो बन रहा है इसमें, और जो I बन रहा है वो इसमें बन रहा है। तो I पहले निकाल लेते हैं हम लोग, आपतन कोण पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे यम है बिंदु और ये जो I बना यहाँ पे बना, मतलब कि ये C और ये O। तो त्रिभुज OCM में, त्रिभुज OCM में लगा देंगे बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि त्रिभुज के अंतः दो न्यून कोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है अपना, ऐसे, जिसमें ये एंगल आपका कितना है, आई है, और ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल आपका कितना है, गामा है। तो ये त्रिभुज के दो न्यून कोण हो गए और ये हो गया बहिष्कोण। तो प्रमेय के अकॉर्डिंग इन दोनों कोणों का योगफल इस बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस स्मॉल आई इज इक्वल टू गामा। पर हमको तो आई का मान चाहिए, इसलिए अल्फा प्लस में उधर जाएगा, माइनस में तो आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, या इसको ऐसे रहता है, कोई समीकरण मत मानो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट त्रिभुज को देखने वाले हैं। आपतन कोण मिल गया हमको, अपवर्तन कोण निकालेंगे। तो अपवर्तन कोण ध्यान देखो, ये वाले छोटे का बना है, ये छोटा जो बना है ये एक ये भुजा है जो आई पर आई है, और दूसरी भुजा ये है जो सी पर आई है। तो त्रिभुज ले लेंगे हम लोग ICM। त्रिभुज ICM में लगाएंगे हम फिर से बहिष्कोण प्रमेय। इसमें जब बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो इसमें एक न्यून कोण ये बीटा हो गया, दूसरा न्यून कोण ये आर हो गया, और बहिष्कोण क्या हो गया, गामा। इसमें लिखेंगे अंतः दो न्यून कोण बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा। बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा। ये आर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है, तो आर को हम ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं ऐसे है, समझ में आ जाएगा। गामा को लंबा खींच देंगे, ठीक है। तो बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, आर पता होना चाहिए। तो बीटा प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो आप स्मॉल आर इज इक्वल टू लिख सकते हो गामा माइनस बीटा। बीटा प्लस में उधर जाएगा, माइनस में। आई पता चल गया और आर पता चल गया। अब लगा दीजिए आप स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल का जब नियम लगाएंगे तो स्नेल का नियम क्या था, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1। 1n2 लिखते हो, 1n2 बराबर होता है n2 अपान n1, तो रख देंगे n2 अपान n1। ठीक, फिर साइन आई की वैल्यू कितना है, तो आई बराबर आपने निकाल रखा है गामा माइनस अल्फा, इसको आप लिख सकते हो। अच्छा एक सेकंड, जब ये थीटा वो छोटे कोण होते हैं, ठीक है, यदि आई तथा आर बहुत छोटा कोण हो, तो जब ये आई और आर बहुत छोटे हो जाते हैं कोण, तो जब थीटा बहुत छोटा हो जाता है तो वहां पे साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है। तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। आपने ये पढ़ा परिधि, और इस पे दो बिंदुओं पे हम दो बिंदु परिधियों को दो हिस्सों में बांट दें तो इसको बोलते हैं चाप। इसको यहां से मिला दें तो ये बनेगा बीच में कोण, जिसको लिखते हो थीटा, और ये त्रिज्या आर हो गया। तो आप पढ़ते थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर, जैसे इसका नाम ए और बी रख दिया जाए तो ए बी अपान त्रिज्या आर पढ़ेंगे। ठीक,
और समकोण त्रिभुज में हम पढ़ते हैं थीटा है, इसका नाम ए और इसका नाम बी। तो समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं कि थीटा बराबर, और इसकी लंबाई जो है मान लेता हूं मैं आर, ये मान लेता हूं मैं आर, ठीक। साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब ए बी अपान कर्ण आर, ये पढ़ा है, ठीक। अगर मैं क्या कर दूं, इसकी भुजा को बहुत छोटा कर दूं, इसकी भुजा को मैं बहुत छोटा कर दूं, इतना बड़ा कर दूं, ठीक। अब यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा हो गया, तो थीटा छोटा हो गया ना। तो अब और बाकियों को मैं मिटा देता हूं, तो अब ये जो पृष्ठ है ये एकदम सीधी लाइन आपको दिखेगी। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी जब हम इसको छोटा कर देंगे, यहाँ पे एंगल को छोटा कर दिए, तो ये आर जो है अब इस आधार के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों आपका आर आर हो गया, और ये लंब ए बी जो हो गया, अब इस टाइम पर लंब ए बी बटे आर और यहाँ पे भी ए बी बटे आर दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये भी लाइन एकदम सीधी है और ये भी लाइन क्या एकदम सीधी है। तो जब ए बी बटे आर बराबर हो गया, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो यदि आई तथा आर बहुत छोटे कोण हो, तो छोटा कोण हो तो क्या कर सकते हैं, साइन आई बराबर सिर्फ हम आई लिख सकते हैं और साइन आर को सिर्फ आर लिखा जा सकता है। अतः अब हम इसको क्या लिख देंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से आप आई अपान आर की वैल्यू पुट कीजिए, तो साइन आई के स्थान पे आई की वैल्यू पुट करना है आपको, और साइन आई को आप आई लिख सकते हैं, इसलिए साइन को नहीं लिखेंगे, आई के स्थान पे केवल आप आई की वैल्यू लिखोगे, तो गामा माइनस अल्फा अपान आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू n2 अपान n1, n2 अपान n1 हो जाएगा। चलिए गुणा कर दीजिए, n1 का गुणा गामा में करेंगे तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू, इसका गुणा इधर करा दीजिए, तो n2 का गुणा गामा में n2 गामा और माइनस n2 बीटा, n2 बीटा, गामा गामा एक साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका n1 गामा माइनस, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में n2 गामा, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस का n1 अल्फा, ये माइनस में है आपका n2 बीटा, ठीक। आगे चलते हैं अब हम लोग, तो आगे चलेंगे तो इस डेरिवेशन को आगे करेंगे। तो ये देखिए गामा गामा इधर कॉमन हो गया, तो गामा को आप कॉमन कर लीजिए, तो बचा क्या, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस गामा अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, डेरिवेशन सॉल्व हो गया। कैसे, अब देखो गामा कौन से त्रिभुज में बना है, गामा गामा यहाँ पे बना है, ठीक। और गामा यहाँ पे बने कौन त्रिभुज में, एम सी एन में, समकोण त्रिभुज देखेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज एम सी एन में, अब देखो फिर से अगर अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण हो, ठीक है, यदि गामा बहुत छोटा कोण हो तो फिर से हम गामा बराबर लिख सकते हैं tan गामा, और tan थीटा बराबर आप जानते हो ना क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे गामा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी एम बटे आधार हो जाएगा आपका Cn। लेकिन यदि मान लेते हैं कि दर्पण का द्वारक, ये जो इसका जो द्वारक है, ये चीज इसका जो झुकाव बहुत कम है, तो ये जो बिंदु n है ये P पर आ जाएगा, तो चाहे हम n लिखें और चाहे P लिखें, तो इस कंडीशन में n बराबर मैं क्या लिख रहा हूँ, P लिखूंगा सीधा सीधा, तो m और P हो जाएगा। यहाँ पे nm जो है इसको nm रहने देते हैं, इसको जो Cn है, अगर ये बहुत निकट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के, तो चाहे C से n तक की दूरी लिखें, चाहे C से P तक की, बात एक ही होगी, तो हम C से P तक लिख दे रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक। तो गामा मिल गया आपको, और अब गामा के स्थान पे, अब गामा मिल गया, अब दूसरा देखना आपको अल्फा, अल्फा या बीटा दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, अल्फा की निकाल लेते हैं पहले,
तो इसी प्रकार त्रिभुज, अब अल्फा कौन से एंगल त्रिभुज में बना है, ओ एम एन में। इसी प्रकार त्रिभुज ओ एम एन में आपको मिल जाएगा अल्फा बराबर लंब यानी कि एम एन या एन एम बटा ये आपका क्या है ओपी बटा क्या हो जाएगा ओपी हो जाएगा। और इसी प्रकार से फिर से इसी प्रकार त्रिभुज ले लेंगे हम, बीटा वाला निकालना हमको, तो बीटा कौन समकोण त्रिभुज में है, आई एम एन में। त्रिभुज आई एम एन में आपको मिल जाएगा बीटा बराबर tan बीटा, और tan बीटा बराबर लंब यानी कि एम एन एम अपान आई पी, एन एम अपान आई पी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद इन वैल्यूओं को उठा के समीकरण नंबर 2 में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, यहीं पे रख देते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ पे गामा है और गामा की वैल्यू आपको मिला है एन एम अपान सी पी और इनटू n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n2 और अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिला है, अल्फा की वैल्यू मिला है nm अपान ओपी, nm अपान ओपी। फिर उसके बाद माइनस है माइनस n2 और बीटा की वैल्यू आपको क्या मिला है, तो बीटा की वैल्यू आपको मिला है nm अपान आई पी, यहाँ पे रख दीजिए nm अपान आई पी। थोड़ा देख लेते हैं कौन सी चीज क्या है। तो यहाँ देखिए बिंदु O पे रखा है अपने ऑब्जेक्ट को और I पे बनाए इमेज और C है आपका वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से जो वक्रता केंद्र की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं R से। ठीक, तो इधर की जो डिस्टेंस है वो माइनस में मापी जाएगी, अभी अभी बताया था आपको, तो ये लिखा जाएगा माइनस का R। यहाँ पे बना है प्रतिबिंब, तो ध्रुव से जो प्रतिबिंब तक की दूरी है वो आपकी v से लिखी जाती है, इस साइड है इसलिए डिस्टेंस को किस में लिखेंगे, माइनस v से लिखेंगे। और यहाँ पे बिंदु O पे है आपका वस्तु, और ध्रुव से वस्तु तक की जो डिस्टेंस है वो आप किससे लिखते हो, u से लिखते हो, और इस साइड है इसलिए किससे लिखेंगे, माइनस के u से लिखेंगे, बाईं ओर है ये। तो अब चलिए यहाँ पे आपका हो गया एन एम अपान सी पी क्या है, तो C से P जो कि आपका माइनस आर है, यहाँ पे माइनस का R लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n2 है n2 और देखो यहाँ पे mn nm है, यहाँ पे भी nm है, nm कॉमन कर लेते हैं, nm हो जाएगा आपका कॉमन, तो मिलेगा आपको n2 अपान OP। देखो OP क्या है, OP माइनस का v है, माइनस का u है, तो माइनस का u रख देते हैं और फिर माइनस n2 है अपान IP। देखो I और P क्या है, IP जो है आपका माइनस का v है, तो यहाँ पे आप माइनस का v रख दो, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आगे चलेंगे, तो आगे देखेंगे तो nm से nm हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में, n1 प्लस में माइनस में हो जाएगा माइनस का n1, और n2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा तो n2, तो ये जो n1 माइनस n2 लिखा था वो n2 माइनस n1 हो जाएगा अपान r इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलेगा n2 अपान माइनस का u और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा n2 अपान v। सीधा कर दो इसको, ये हो जाएगा आपका n2 माइनस n1 अपान r इज इक्वल टू, प्लस वाला आगे लिख लेंगे तो n2 अपान v माइनस, ये क्या हो गया, n2 n2 कैसा हो गया, अल्फा यानी कि ये n1 था आपका, n1 था, ये भी n1 है और ये भी आपका n1 है, तो ये n2 अपान v इधर हो गया और n1 अपान u उधर लिख लेंगे, माइनस में हो, माइनस वाला पीछे और प्लस वाला आगे। ठीक, अब वो इसी में थोड़ा सा मान लेते हैं, यदि पहला माध्यम
वायु वायु, तो जो n1 है वो 1 हो जाएगा, और जब n1 1 हो जाएगा तो n2 को सिर्फ n लिख सकते हैं हम लोग। n1 जब 1 हो जाएगा तो n2 को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र आपका n2 जहां पे है वहां पे क्या हो जाएगा, n माइनस n1 जहां पे है वो 1 हो जाएगा, इसके स्थान पे 1 अपान r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका n2 के स्थान पे n अपान v माइनस n1 के स्थान पे 1 अपान u हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन।